वेलकम टू मेजर एचएस कलसीज बालनू एकेडमी। आई मिस्टर देवेश, यू फिजिक्स फैकल्टी। तो आज हम बेसिकली आपके फिजिक्स का एक टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डेप्थ क्या होती है और आपकी वैरायटीज क्या होती है क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स टेस्ट पेपर DMP 3, ठीक है। फिजिक्स टेस्ट पेपर आपका DMP 3 है, जिसमें आपका पहला क्या है, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी आपका रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। विच फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड टू द डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स। आपको रेशियो बताना है कि देखो दो रेशियो बताना है। वन इज डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और आपका दूसरा कि nth सेकेंड में कितना करेगा। देखो वन यू हैव टू पुट टाइम, आपका जो एक टाइम लेना है, एक बार टाइम लेना है आपको n सेकेंड्स में, और एक बार आपको Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ n, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है कि इनका रेशियो डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, इन दोनों का रेशियो पता करना है। तो इसके लिए आप पहले क्या करोगे, आपका फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। आपको टाइम की जगह पे ना बस आपको n पुट कर देना है। द फॉर्मूला क्या होता है आपका, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, बट यू हैव टू पुट, आपको ठीक है क्या पुट करना है, आपको n पुट करना है। जहां जहां पे आपका t है वहां पर आप n पुट कर दोगे तो क्या आएगा आपका, S इज इक्वल टू यू n प्लस हाफ AN स्क्वायर। ये तो आपकी पहली क्वेश्चन बन गई, जहां पर आपको t की जगह पर आपको n पुट करना है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, नेक्स्ट फॉर्मूला है कि आपका nth सेकंड में क्या है, nth सेकंड में तो nth का क्या होता है, ये होता है आपका nth का a/2 2n-1, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है। nth का क्या होगा, a/2 2n-1, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा आपका, देखो ये हाफ से हाफ तो कट जाएगा, एक a से एक a भी कट जाएगा, फिर आपका बचेगा क्या, तो आप देखोगे अगर तो आपका एक n स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको, हमने क्या बोला इसने, nth को ऊपर लेना है, इस वाले फॉर्मूले को ऊपर लेना है, उस वाले फॉर्मूले को नीचे लेना है, मतलब s nth अपॉन में n, वो क्या है a/2 2n-1, और दूसरा क्या है un। अब देखो है क्या, आपका रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u क्या हो जाएगा 0, तो ये तो पूरा आपका 0 हो गया, इसको छोड़ दो, बचा क्या फिर आपका हाफ AN स्क्वायर, हाफ से हाफ गया, a से a गया, बचा क्या आपका, देखो आपका जो रेशियो है क्या है आपका 2n-1 बाय n स्क्वायर। इसका रेशियो क्या है आपका 2n-1 अपॉन में n स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है आपका ऑप्शन ए। इसमें हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा पहले कि हमने पहले ये फॉर्मूला निकाला, nth सेकंड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है a/2 2n-1, ठीक है। SNth का जो फॉर्मूला होता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो nth सेकंड्स में, और दूसरा वो n सेकंड्स में कितना करा, n सेकंड्स में आपका होया क्या कि जो फॉर्मूला है आपका S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, उसमें आपको t की जगह पर खाली n पुट कर देना। अगर हमने n पुट करा तो हमारे इक्वेशन ये बन गया, और पहला क्वेश्चन हमारे बन ही रखा था। हमने इन दोनों का क्या करा, रेशियो ले लिया, तो रेशियो जो लिया तो रेशियो क्या निकला आपका 2n-1 अपॉन में n स्क्वायर, तो जो कि क्या है आपका किससे मैच कर रहा है 2n-1 अपॉन में n स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से आपको क्वेश्चंस देखने। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपके हाईएस्ट पॉइंट पर, जैसे मानो कोई आपका ट्रेजेक्टरी जा रहा है और हाईएस्ट पॉइंट आपका ये होगा जिसमें आपकी h की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, h मैक्स, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है आपका कि एट द हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या यहां पर वेलोसिटी और यहां पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जा रहा है इस तरीके और एक्सेलरेशन कहां जा रहा है आपके नीचे की तरफ, वेलोसिटी जाता है आपका इस तरफ और एक्सेलरेशन जा रहा है आपके नीचे की तरफ हाईएस्ट पॉइंट पे,
जो कि जी इसको नीचे खींच रहे हैं। तो क्या ये दोनों आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं क्या? हाँ, आप देख सकते हो इस पॉइंट पर वेलोसिटी जा रही है आपकी आगे और एक्सेलरेशन जा रही है आपकी नीचे। तो इस पॉइंट पर आपके एट हाईएस्ट पॉइंट आपके ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जो कि आपका स्टेटमेंट ठीक भी है। स्टेटमेंट ये आपका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है आपका द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट बट नॉट जीरो। देखो हाईएस्ट पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपको मालूम है हाईएस्ट पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी आपकी नेक्स्ट टू जीरो हो जाती है, बहुत ही मिनिमम, बट आपकी जीरो नहीं होती, बहुत लो कह सकते हो आप। बट यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर आपका पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम होता है और काइनेटिक एनर्जी सबसे मिनिमम होता है। ये आपको मालूम है, हाईएस्ट पॉइंट पर आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है सबसे मैक्सिमम होता है और आपका काइनेटिक एनर्जी होता है सबसे मिनिमम होता है। तो हाँ, आपका स्टेटमेंट सेकंड भी सही लिखा हुआ है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन आपका स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। तो आपका कौन सा करेक्ट होगा? आपका बोथ 1 एंड 2। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका ए कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर इफ द सेम कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखो आपका क्वेश्चन क्या बोला कि एक गाड़ी है, उसकी स्पीड क्या है? उसकी स्पीड है इनिशियली आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर दो ऐसे यूनिट में, विच इज वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 250/18 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका। ये आपकी वेलोसिटी निकल गई आपकी पहली कंडीशन में। और इनका डिस्टेंस कितना था? इसका जो डिस्टेंस था उसको मान लो आप S1 मान लो, वो कितना था आपका? 6 मीटर। अब बोल रहे कि देखो वही बोल रहा है कि आपका सेम गाड़ी है, बट उसकी स्पीड क्या कर दी हमने? पहले था आपका v था आपका 50 और बाद में क्या हो गया? v क्या बन गया आपका 100। मतलब कहीं ना कहीं आपका क्या है, कहीं ना कहीं हमने क्या करा? स्पीड को डबल कर दिया। पहले 50 था, बाद में 100 हो गया। ठीक है, तो आप याद रखना कि अगर आपका स्पीड जो है वो डबल हो जाता है तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आपका जो स्पीड था उसका स्क्वायर कर दो, u स्क्वायर इंटू में डिस्टेंस जो आपको इनिशियल डिस्टेंस दे रखा था S1। देखो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा तो रेशियो क्या आएगा आपका? 100/50 विच इज 2। तो आपका जो वेलोसिटी आया क्या है आपका? 2 का स्क्वायर आया। और डिस्टेंस कितना था पहले? आपका डिस्टेंस था पहले आपको गिवन 6 मीटर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 × 6। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 24 मीटर। मतलब अगर हमने स्पीड जो है, स्पीड हमने डबल कर दिया तो उसका जो डिस्टेंस अब जो ट्रेवल करेगा कितना ट्रेवल करेगा? वो पहले के मुकाबले आपके 2 के स्क्वायर या 4। ठीक है, और आपको मालूम है कि हमें डिस्टेंस कितना गिवन था पहले आपका 6 मीटर। तो ये चीज याद रखना कि अगर आपकी स्पीड डबल हुई है तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा? उसका वेलोसिटी जो बढ़ेगा उसका स्क्वायर कंपोनेंट बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी डबल हुई है तो स्क्वायर, अगर ट्रिपल हुई है तो क्यूब बढ़ेगा आपका। तो आपका जो भी स्क्वायर है, जो भी रेशियो आएगा 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर, उसके हिसाब से बढ़ेगा। तो आपको इनिशियल डिस्टेंस जो गिवन था आपको उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका जो आएगा वो क्या आएगा? 24 मीटर। हमारा आंसर निकल भी चुका है ये वाला ना, 24 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन 4 है आपका द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मे बी 0 दो इट्स डिस्टेंस कैन बी फाइनाइट। देखो डिस्प्लेसमेंट जो है किसी बॉडी का वो 0 हो सकता है। जैसे मान लो कोई A to B गया और B से वापस A पर आ गया, तो हाँ डिस्प्लेसमेंट आपका 0, बट डिस्टेंस आपका कुछ ना कुछ होगा। तो हाँ स्टेटमेंट आपका ठीक है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। रीजन क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है विच इज ट्रू बिकॉज वी टॉक डायरेक्शन इन डिस्प्लेसमेंट। और वाइल डिस्टेंस क्या आपका स्केलर। देखो हम डिस्टेंस में कभी डायरेक्शन की बात नहीं करते, डिस्टेंस में हम कभी भी आपके डायरेक्शन की बात नहीं करते। हाँ तो ये रीजन ठीक है आपका, क्योंकि देखो डिस्टेंस जो है हमें बस नापना है। जैसे मान लो A पॉइंट से B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था 10 मीटर, तो यहां से यहां आ गया 10, यहां से आ गया 20, तो डिस्टेंस तो आपका क्या आ गया? 20 मीटर।
क्योंकि बात ठीक भी है, बट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस कंडीशन में आपका जीरो, क्योंकि जिस पॉइंट से उसने स्टार्टिंग करी थी एंड भी उसने उसी पॉइंट पर ही करा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका जीरो, बट डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर। तो हाँ, ये आपका ये स्टेट असर्शन ठीक है, और रीजन भी ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। तो आपका असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या जाएगा, आपका ऑप्शन ए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका एक होता है कि आपका एट द एंड है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट इंप्लाइज दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज। देखो जैसे ही मैं कोई गाड़ी में बैठा, मैं कोई ट्रेन में बैठा, मैंने ये उछाला और मेरी स्पीड ज्यादा थी, तो मैं चले जाऊंगा आगे और ये चला जाएगा पीछे की तरफ। जैसे मान लो कि मैं इस तरफ ट्रेन जा रही, इस तरफ कार जा रही है, मैंने ऐसे कॉइन उछाला, तो जैसे कॉइन उछाला मेरी स्पीड तो इस डायरेक्शन में है, तो मैं तो इधर चला जाऊंगा, बट ये आपके ऐसे पीछे की तरफ रह जाएगा, तो ये इस पीछे चला जाएगा बिहाइंड मेरे, क्योंकि मेरी स्पीड इस डायरेक्शन में, रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में। तो बोल रहा है कि वही बताया कि एक पैसेंजर बैठा हुआ था और उसने कॉइन उठाया, ठीक है, उसने कॉइन उठाया, तो कॉइन उठाने के बाद आपका वो जो गिरा वो गिरा ट्रेन के पीछे की तरफ गिरा है वो। उस कंडीशन में क्या होगा आपका कि मोशन कैसा होगा ट्रेन का। देखो अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर, आपने सुना इनर्शिया के बारे में, अगर मैं जाऊंगा इस डायरेक्शन में तो वो गिरेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, अगर मैं जाऊंगा इस डायरेक्शन में तो वो गिरेगा पीछे की तरफ। तो ये क्या होता है आपका एक्सेलरेटेड है, ठीक है, आपका ट्रेन एक्सेलरेटेड है। यूनिफॉर्म में तो नहीं होगा, यूनिफॉर्म में जैसा था तो वैसे ही हिलेगा, वो आपके हाथ में आएगा, तो यूनिफॉर्म तो नहीं होगा। रिटार्ड नहीं होगा, रिटार्ड में आपके आगे की तरफ गिर जाएगा उल्टा, और अलोंग सर्कुलर ट्रैक्स में तो नहीं होगा आपका। तो एक्सेलरेटेड होगा, जैसे मान लो कि उसने स्पीड बढ़ाई अचानक से, तो आपकी बॉडी ऐसे आगे जाएगी और वो पीछे की तरफ ऐसे रह जाएगी, पीछे गिर जाएगा वो। तो एक्सेलरेटेड कंडीशन आएगी इस कंडीशन में आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम moving with a velocity of 400 meter per second gets embedded in a freely suspended wooden block of 990 gram. What is the velocity required by the block? एक बुलेट है जिसका मास कितना है 10 ग्राम, इसको हमने m1 मान लिया, इसकी वेलोसिटी कितनी है u1 मान लिया, उसको हमने मान लिया 400 मीटर। Gets embedded in a freely suspended wooden block of mass 990. freely embedded मतलब वो उसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो। u2 की वेलोसिटी क्या होगी आपकी, जीरो। ये फ्रीली सस्पेंडेड था ना, और इसका मास कितना था आपका, ये m29। तो इसमें आप देखो, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ये बुलेट है, बुलेट इस पे टक्कर लगता है तो इसका मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें आप क्या लिखोगे, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू, अब दोनों का मैच ऐड हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू में v। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1u1 कितना है, m1 कितना था आपका 10 ग्राम, बट ये है क्या, अगर मैं ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये 10 की पावर 1 कट जाएगा, तो क्या बनेगा -2। और u1 क्या है आपका, u1 है 400 मीटर पर सेकेंड। m2 कितना था, m2 था 990, तो 0.99 और इसका u2 कितना था 0, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका। अच्छा, मैं 10 ग्राम को 0.01, 10 ग्राम को 0.01 ग्राम भी तो लिख सकता हूं ना। अगर आप देखोगे 10 ग्राम को अगर मैं डिवाइड कर भी रहा हूं तो क्या हो जाएगा आपका 0.01 ग्राम, और m2 क्या होगा मेरा 0.99 ग्राम। और वेलोसिटी क्या है उसकी, जो भी वेलोसिटी है। यहां भी आप ऐसे कर लो, इसको 10 की पावर जो -2 है ना, 10 की पावर जो -2 इसको क्या कर लो आप, इसको इस वाली चीज को मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसको आप कर लो 0.01 इंटू में 400, ठीक है। और ये तो 0 हो गया, ये किसके इक्वल आ गया आपका, देखो 0.01 प्लस 0.99 ये क्या बन जाएगा आपका 1 इंटू में v।
और 400 इंटू 0.01 क्या बन जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड, और ये बन जाएगा आपका v, 1 इंटू वी क्या हो जाएगा v, तो v क्या आया आपका, v जो आया है वो आया 4 मीटर पर सेकेंड ही आया है, v जो आया आपका वो 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही आपका आया है, ठीक है। तो सिक्स्थ का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका ए। सेवेंथ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस। बोला है कि क्या ये आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए है जो कि आपके पार्ट डिपेंडेंट होता है। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम जरूरी नहीं कि खाली आपके पार्ट डिपेंडेंट पे होता है, वो आपके इंडिपेंडेंट वाले पर भी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है जो कि पार्ट पे डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट है द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, ये वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम ये तो कहता है आपका के फाइनल माइनस के इनिशियल। जो वर्क डन है ऑल फोर्सेस का, चाहे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, इक्वल्स टू क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाँ सही है, ये फॉर्मूला भी होता है, आपने नाम भी सुना होगा इस फॉर्मूले का, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। 1 इनकरेक्ट है बट 2 ठीक है, तो करेक्ट कौन सा है, ओनली 2, बी ओनली 2। नेक्स्ट है आपका A satellite moving in a circular orbit around the earth has a constant kinetic energy। एक अर्थ है, अर्थ के आसपास आपका ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है, तो इसका जो एनर्जी होता है कांस्टेंट होता है। हाँ कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेटेड नहीं होगा। अगर एक्सेलरेटेड होगा तो ये ऑर्बिट से ऐसे टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा, जो कि गलत बात है, फिर हमारा सैटेलाइट बाहर चला जाएगा। तो हाँ, इसका एक कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी होता है, जो कि ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या आपका ठीक स्टेटमेंट है कि इसकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि देखो इसको अंदर कौन खींच रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर कौन खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं आपके साइमल्टेनियसली। अगर इसका काइनेटिक एनर्जी आपका वेरी करेगा या कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा तो ये आपकी ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिर सकता है, ज्यादा होगा तो आपके ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जा सकता है। इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला तो स्टेटमेंट ठीक है। रीजन है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज सेंट्रल एंड ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। अब क्या बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट जो करता है ऑन द सैटेलाइट इज सेंट्रल होता है एंड ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी ये है और एक्ट आपका ऐसे करता है। हाँ अभी बोला था नीचे की तरफ खींच रहा है आपका, और अगर ज्यादा वेलोसिटी होगी तो भी आपका बाहर चला जाएगा, क्यों, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर वेलोसिटी आपके सैटेलाइट की ज्यादा होगी तो भी आपका ये बाहर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हाँ स्टेटमेंट आपका ये भी ठीक है, और रीजन भी ठीक है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये फोर्स जो इस पे लगता है वो फोर्स कैसा होता है, आपका सेंट्रल होता है और परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, जिसकी वजह से वो एक ही साइड। देखो अब देखो ना, ये आपका नीचे की तरफ भी जा रहा है और ये आपका ऐसे भी खींच रहा है, तो आपका एक पैथवे भी फॉलो करेगा ना, ये पैथवे फॉलो करेगा, इसी में रहेगा आपका, इसी जिसकी वजह से इसका जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। इसका असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्या होगा आपका, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। The escape velocity from the earth is 9.2 किलोमीटर पर सेकेंड। If the planet has twice mass, एक प्लेनेट है जिसका मास क्या है 2m है अर्थ के, ठीक है, और इसका रेडियस जो है, रेडियस भी इसका उतना ही है, 2r है अर्थ के। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अर्थ का ही है तो m/r वही आ जाएगा, आपका रेशियो जितना अर्थ का है वही आ जाएगा। तो उसका भी देखो एस्केप वेलोसिटी जो होता है v, वो क्या होता है 2√v(o), ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या होता है, वो होता है ना o, v(o) क्या आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है आपको 7.9 के आसपास की वैल्यू कहते हैं 9.2। बट आप अगर इन दोनों का रेशियो देखोगे, मास भी उतना ही बड़ा है 2 गुना, और रेडियस भी 2 गुना ही बड़ा है। तो बट अगर मैं रेशियो लूंगा इन दोनों का, तो रेशियो तो आपके अर्थ के इक्वल ही आएगा ना, ठीक है। तो अगर आपको मैं बताऊं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका gm√r+h, ये रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये क्या आपका हाइट, जिस हाइट पे आपका सैटेलाइट उड़ रहा था, तो gm के ऊपर मैं क्या लिख सकता हूं, आपको मालूम है g क्या होता है, gm/r² ना,
अगर मुझे जीएम लिखना है तो जीएम में कैसे लिख सकता हूं, जी आर स्क्वायर। तो मैं देखो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जीएम में क्या लिखता हूँ, जी आर स्क्वायर, ग्रेविटी वाला आर्ट्स मैंने रिप्लेस कर दिया इस फॉर्मूले के हिसाब से, और आर प्लस एच। देखो जब अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के बहुत करीब से घूम रहा है तो एच उस टाइम पे आप जीरो ले सकते हो, एच हटा दो, एक आर से ये आर चला गया आपका, तो बचा क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो बचता है वो क्या बचता है, रूट जी आर। ठीक है, रूट जी आर। अब यहां पे आप देखोगे इसी का दुगना रूट 2 इंटू जी आर, वो तो क्या आपका एस्केप वेलोसिटी। बट यहां पर क्या है, अगर आपका प्लेनेट जो है कोई दूसरा प्लेनेट है, उसका मास भी क्या है 2m, और उसका जो बड़ा रेडियस वो भी क्या है 2r, तो r से r कट गया ना, तो m बाय r आए किसके, अर्थ के इक्वल आए। तो जितना आपके अर्थ का था एस्केप वेलोसिटी, सेम एस्केप वेलोसिटी किसका होगा, आपके इसका भी होगा। तो इसका भी कितना होगा आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही, क्योंकि बढ़ा जो है आपके कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से ही बढ़ा है आपका, तो इसमें भी आपका ए ही जाएगा। ठीक है, देखो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरियल वेलोसिटी वाला, ये केपलर्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन। केपलर्स लॉ, जिनके 3 लॉ होते हैं केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन का। पहला है द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। पहला क्या बोला है, द एयर वेलोसिटी डीए बाई टी क्या होता है आपका, डी टी कॉन्स्टेंट होता है, विच इज ट्रू, सही बात है। इसमें बोला गया था ना आपका कि ये आपका सेमी मेजर एक्सिस है, ये आपके 2 फोकाई हैं, यहाँ पे आपके सन है, तो ये जो आपका एरिया है A1 और ये जो आपका एरिया है विच इज A2, ये क्या होगा आपका इक्वल होगा, A1 और A2 इक्वल होता है। कि इसमें बोला गया था आपके सेकंड लॉ होता है आपके प्लैनेटरी मोशन का, कि जो भी एरिया स्वाइप करता है आपका प्लैनेट वो, और बाद में जो एरिया होता है वो दोनों क्या होता है आपका इक्वल स्वाइप करता है, तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, जो कि आपकी बात सही भी है। तो वहां पहला स्टेटमेंट तो आपका ठीक है। नेक्स्ट है दैट स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ इवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेम मेजर एक्सिस। थर्ड लॉ ये तो बोलता है टी स्क्वायर जो होता है वो आपके सेम मेजर एक्सिस के क्यूब के इक्वल होता है। देखो आपका ये स्टेटमेंट भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ये तो आपका क्या है, ये तो आपका लॉ ही है कि आपके किसी भी प्लैनेट का जो टाइम पीरियड होता है रिवोल्यूशन का, अर्थ आपके सन के अराउंड, वो टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है, अभी देखो ये आधा के आधा इसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, इसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली। तो ये तो आपका वही है, ये तो आपका लॉ ही है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए क्यूब। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है आपके, ए भी ठीक है बी भी ठीक है। तो करेक्ट कौन सा है इसमें, बोथ ए एंड बी, विच इज सी, बोथ 1 and 2 सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ एन आइडियल लिक्विड। देखो आइडियल लिक्विड का आपका रिजिडिटी क्या होता है, जो कि आपका रिजिड हो, रफ हो, टफ हो। अगर आइडियल लिक्विड है तो इसका रिजिडिटी जो होगा, मॉड्यूलस होगा इसका रिजिडिटी का, जो म्यू होगा वो क्या होगा आपका 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि आइडियल लिक्विड है तो इसकी वजह से इसका कंप्रेसिबल नेचर जो होगा बहुत ही ज्यादा क्या होगा, वेरी नहीं करेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, इसकी वजह से वो ज्यादा कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल नहीं बनेगा आपका। तो उसका मॉड्यूलस और रिजिडिटी जो होगा क्या हो जाएगा, जब वो चेंज ही नहीं हो रहा, जब उसकी मॉड्यूलस चेंज ही नहीं हो रही तो वो वेरी नहीं करेगा, इसका मतलब उसका क्या होगा 0। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है आपके आइडियल लिक्विड का, वो क्या होता है आपका 0 ही होता है। ठीक है, ये आपका राइट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के हिसाब से आपको स्टेटमेंट दे रखे और आपको स्टेटमेंट देखना है। तो इसमें क्या बोला है, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या सरफेस टेंशन जो है वो घट जाएगा क्या, या वो कम हो जाएगा क्या। देखो होता क्या है, सरफेस टेंशन क्या होता है, द मिनिमम सरफेस रिक्वायर्ड बाय एक आपके लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है ये, जिसमें आपका लिक्विड जो है वो कम से कम सरफेस एरिया में रहना चाहेगा। हाँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसका सरफेस पहले से और कम हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन पहले से और कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन आपके सरफेस पर डिपेंड करता है ना।
दैट इज वाई हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका कोई भी लिक्विड है, कोई भी आपकी वाटर का ड्रॉपलेट है, उसके पार्टिकल्स तेज मूव करेंगे, उसका सरफेस पहले से और कम हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। तो हाँ, ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाईली सॉल्युबल इंप्योरिटीज इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। हाईली सॉल्युबल, देखो अगर सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं तो अगर मैं उनको पानी में मिलाऊंगा, कोई भी सॉल्यूट है जो कि पानी में घुल मिल जाते हैं, तो और क्या करेगा, उसके अंदर का मास बढ़ाएगा। अगर अंदर से मास बढ़ेगा तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा, सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो वही तो बोल रही है कि अगर मैं हाईली सॉल्युबल इंप्योरिटीज अगर मिलाऊंगा तो वो क्या सरफेस टेंशन बढ़ा देगा वाटर का? हाँ, बढ़ा देगा, क्योंकि आपको देखो ना कि आपके वाटर का अंदर से मास बढ़ रहा है, अगर अंदर से मास बढ़ेगा तो बाहर से आपका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा। और वही ये बात बोल रहे हैं कि अगर मैं हाईली सॉल्युबल इंप्योरिटीज मिलाऊंगा तो वो सरफेस टेंशन बढ़ाएगा। हाँ, वो बढ़ाता भी है, ठीक है। तो आपका ये भी ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। कौन सा करेक्ट है आपका? 1 and 2 ऑन बोथ, आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज मिनिमम इन एट द एक्सिस ऑफ अ पाइप एंड मैक्सिमम एट इट्स वॉल। देखो एसर्शन में आपका क्या बोला गया है 13th क्वेश्चन में कि द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज मिनिमम एट द एक्सिस ऑफ अ पाइप। जैसे मान लो ये पाइप है, पाइप के एक्सिस पे यहां पर वेलोसिटी क्या मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है क्या? देखो पहली बात है क्या कि यहां पर ना कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, खाली वाटर के लेयर भी फ्रिक्शन लग रहा है, जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, बाकी और कोई अदर फ्रिक्शन नहीं लग रहा। तो यहां पर स्पीड अच्छी खासी होती है, यहां पर स्पीड ज्यादा होती है उल्टा। तो यहां पर आपके एक्सिस पे वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? ज्यादा। बट अगर मैं बोलूं आपके इसके वॉल पर, ये जो पाइप का वॉल है, पाइप के वॉल में दो जगह फ्रिक्शन लगेगा, एक तो पाइप के वॉल का खुद का फ्रिक्शन है और एक इनका खुद का विस्कोसिटी लग रहा है, द फ्रिक्शन बिटवीन दिस वाटर लेयर्स, ठीक है। दो जगह फ्रिक्शन लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है वॉल के, पाइप का जो वॉल है यहां पर वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि यहां पे दो जगह से फ्रिक्शन लग रहा है। इसने उल्टा बोल दिया। देखो ना ऐसा में लिखा हुआ है कि आपका वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होगा एक्सिस पे और मैक्सिमम होगा आपके वॉल पे, ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। आपका रीजन क्या है? विस्कस फोर्स अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। हाँ, विस्कोसिटी जो होगा वो आपका, ऑब्वियसली बात है, जो विस्कोसिटी है आपका, जो विस्कस फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है वाटर के लेयर के बीच में, वो आपकी रिलेटिव मोशन कम कर देगा। हाँ, ये बात ठीक है आपकी, मैंने अभी आपको भी बताया था। यहाँ पे दो रीजन लगे, तो विस्कोसिटी एक, दो वॉल का फ्रिक्शन खुद का, रीजन ठीक है बट असर्शन ही गलत है। तो आपका लिखोगे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। किसके इक्वल होगा? आपके ऑप्शन डी के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि एक का क्रॉस सेक्शन कम था और दूसरे का थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसका एरिया A1 था, इसका एरिया A2 था, ठीक है। एट द एक्सट्रीम नैरो पोर्शन ऑफ द पाइप द वाटर विल हैव एक्सट्रीम नैरो पोर्शन, इसी को नैरो पोर्शन मान लो क्योंकि ये तो थोड़ा ब्रॉड है। मैक्सिमम स्पीड एंड लीस्ट प्रेशर। अब देखो होता क्या है, मैं आपको नॉर्मल सी बात बताता हूं कि आपके सबसे एक्सट्रीम आपका मान लो जो नैरो पोजीशन है यहां पर, अगर मैं वहां से लिक्विड भेजूंगा, यहां से पहले आपका यहां से आपका प्रेशर अच्छा खासा था, बट जैसे ही आपके अंदर गया तो उसको क्रॉसिंग एरिया मिला नहीं, बहुत आपका नैरो कंडीशन है, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, वहां पर आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। स्पीड ज्यादा क्यों? क्योंकि उसके पास सरफेस एरिया है नहीं फैलने के लिए, उसके पास ज्यादा सरफेस है नहीं फैलने के लिए, तो बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगी उसकी। और होगा क्या कि स्पीड तो आपकी बढ़ जाएगी बट आपका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। प्रेशर कम क्यों हो? क्योंकि उसके पास सरफेस एरिया है नहीं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर मेरे पास एक्सट्रीम नैरो पोर्शन है तो एरिया कम हो जाएगा ना, ठीक है। अगर एरिया कम हो जाएगा बट यहां पर एरिया ऐसे कम नहीं हो रहा, यहां पर एरिया क्या हो रहा है, देखो यहां पर भी आपका उतना ही, देखो अगर मैं सरफेस की बात करूं खाली, ये या ये वाली बात, ये नैरो वाली बात, एरिया आपका उतना ही लग रहा है, बट यहां पे है कि आपके एग्जैक्टली जो वाटर के बीच में जो लेयर था ना,
वाटर के बीच में जो लेयर्स है, यहाँ पर लेयर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, बट यहाँ पे वाटर की लेयर्स कम होगी, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन भी कम है। अगर वाटर का लेयर कम है तो विस्कोसिटी कम होगी, विस्कोसिटी कम होगी, इसकी वजह से आपका स्पीड तो ज्यादा है, ठीक है। और आपका प्रेशर भी क्या है, देखो प्रेशर भी क्या है आपका कम है। यहाँ पे प्रेशर कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर विस्कोसिटी नहीं है। विस्कोसिटी आपका क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम है बहुत ज्यादा, ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम है तो क्या होगा आपका प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर ही ना। अगर फोर्स कम है तो प्रेशर भी क्या होगा आपका, कम होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसमें आपका प्रेशर क्या होगा, लीस्ट प्रेशर। आपका ऑप्शन क्या जाएगा, आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या जाएगा आपका इसमें, ए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, नेक्स्ट बोल रहा है कि दो वायर है आपके सेम मटेरियल है, लेंथ और रेडियस जो है उसका लेंथ और रेडियस का जो रेशियो है क्या, 1:2 है। इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशंस विल बी। अगर लेंथ को और रेडियस को, अगर हम लेंथ को और रेडियस को दोनों सेम फोर्स के साथ खींचें, स्ट्रेच करें बाय द सेम फोर्स, द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशंस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशंस कितना होगा आपका। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं, देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन में क्या हो जाएगा आपका कि बेसिकली कोई भी आपका ये वायर है, ये आपका रेडियस, अगर मैं इधर से खींचूंगा तो आपकी खाली लेंथ बढ़ेगा, खाली लेंथ। अगर इधर से खींचूंगा तो आपका ब्रेथ भी बढ़ेगा। बट क्या बोला है कि इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, रेडी आपका लेंथ भी और आपका रेडियस भी। बट ये बोला कैसे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या होगा आपका, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन डिपेंड किस पे करता है, आपके क्रॉस सेक्शन एरिया पे ना, मतलब रेडियस पे। अब देखो अगर इसको मैं खींचूंगा तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पहले से तो कम हो जाएगा ना। अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पहले से तो ज्यादा कम हो जाएगा और ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, मतलब लेंथ पे भी डिपेंड करता है, बट ज्यादा किस पे करेगा, आपके क्रॉस सेक्शन एरिया पे। और क्रॉस सेक्शन एरिया पे आपका क्या होता है ज्यादातर, आपका रेडियस क्या है आपका 2 गिवन है। तो अगर मैं खाली लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं खाली लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा इसका, आपके रेडियस जो होगा, रेडियस का बहुत ही ज्यादा इसमें क्या होगा, मतलब रोल होगा। रोल कैसे होगा कि अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो आपका एरिया कम होता जाएगा, लेंथ बढ़ता जाएगा, एरिया कम होता जाएगा, लेंथ बढ़ता जाएगा। तो आपका जो रेडियस वो अपने आप को मिनिमाइज कर रहा है ताकि आपका लेंथ बढ़ पाए, ठीक है। इस कंडीशन में आपका क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो किस पे डिपेंड करेगा, आपके मेन रेडियस पे डिपेंड करेगा कि रेडियस कितना, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ज्यादा ही आपका लेंथ घिसता जाएगा, स्ट्रेचिंग उतना होता जाएगा। तो इसका ऑपोजिट बन जाता है, वो R/L का होल स्क्वायर बन जाएगा आपका। आपको रेडियस गिवन कितना था, अगर इसको हमने रेसिप्रोकल कर तो 2/1 हो जाएगा ना ऐसे, और उसका स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा आपका 4:1। तो किसके इक्वल है आपके, वो ऑप्शन डी की इक्वल। ऑप्शन डी जो आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं तो मैं बेसिकली बात करूंगा उसके लेंथ बढ़ने की। लेंथ किसकी वजह से बढ़ रहा है यहाँ पे, जितना आपका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका उसमें जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन डी 4:1। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। In an isothermal process, the internal energy of ideal gases remains constant. Isothermal process में क्या होता है आपका कि इंटरनल एनर्जी जो होता है क्या वो कांस्टेंट होता है। अब देखो ना आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में आपका टेम्परेचर, आइसो का मतलब क्या होगा सेम कांस्टेंट, और थर्मल का मतलब क्या हो गया आपका टेम्परेचर आपका थ्रू आउट द डे क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। अगर एक बात, तो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आपका जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर हम ज्यादा देंगे या कम होगा उसका तो आपका इंटरनल एनर्जी वेरी करेगा। बट अगर आपका टेम्परेचर ही वेरी नहीं कर रहा तो आपका इंटरनल एनर्जी कैसे वेरी करेगा, वो भी कांस्टेंट ही होगा। अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो अभी आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो आपका इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। तो हाँ ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एन एडियाबैटिक टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीज। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका अंदर मान लो T1 है, बाहर क्या T2 है, आपका एक्सचेंज नहीं होता ना, अंदर से बाहर जाता है ना बाहर से अंदर आता है, सब अंदर ही रहता है, ठीक है। तो आपका वॉल अगर लगा होगा एडियाबैटिक में तो क्या आपका टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, आपका
टेम्परेचर जो होगा क्या होगा आपका, बढ़ेगा या घटेगा। तो देखो अगर इसमें कोलिजन होते रहेंगे बट हम बाहर से कोई हीट तो दे नहीं पा रहे ना, अंदर मान लो Q2 है बाहर Q1 है, बाहर से कोई तो हीट दे नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि एडियाबैटिक का वॉल है। तो धीरे धीरे करके इंटरनल एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, उससे टेम्परेचर आपका कम कराएगा क्योंकि आपके पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं। अगर आपके गैस के पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं तो उसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा है। बट एक टाइम तक क्या होगा कि टकराएगा बट थोड़ा टाइम बाद ना वो टकराना कम करेगा क्योंकि टेम्परेचर कम होने लग जाएगा अपने आप ही, क्योंकि ये नहीं होता कि इनफाइनाइट आपका है, नहीं इनफाइनाइट नहीं होता, थोड़ा कम होता है। तो टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है आपकी गैस का, कम हो जाता है। हाँ ये बात भी ठीक है आपका, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। करेक्ट क्या आपका, बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है अ थर्मस फ्लास्क प्रिवेंट्स हीट लॉस बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सेशन में दे रखा है आपको 17th क्वेश्चन में कि थर्मस फ्लास्क जो होता है, देखो थर्मस फ्लास्क जो है ना, थर्मस की बोतल ले लो, यहां पर एक बीच में एक लेयर लगी होती है, बीच में गैप होता है, यहां पर बीच में गैप होता है क्योंकि देखो बीच में इसके एयर होता है और आपको मालूम है एयर जो है ना वो बहुत ही पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी कह रहा हूं सॉरी हीट का। बाहर से ठंड अंदर या बाहर से टेम्परेचर गर्मी अंदर बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि बीच में एयर प्रेजेंट है, एयर जो है वो बहुत पुअर कंडक्टर होता है आपकी हीट का। तो हाँ कंडक्शन से भी आपका प्रिवेंट करता है, कन्वेक्शन से भी करता है, क्योंकि कन्वेक्शन के लिए क्या चाहिए आपके एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स चाहिए ना, ठीक है, वो तो हो नहीं पा रहा है इसमें, तो वो भी हीट लॉस, वो आपका कन्वेक्शन भी नहीं हो पाएगा। रेडिएशन ये इतना ज्यादा कोटेड होता है कि इसमें रेडिएशन के थ्रू भी आपका एमिट नहीं हो पाता, ठीक है, रेडिएशन के थ्रू भी आपका एमिट नहीं हो पाता। तो हाँ ठीक है आपका असर्शन ठीक है आपका पूरा, ठीक है। अब जो आपका रीजन दे रखा है, रीजन क्या दे रखा है आपका, असर्शन ठीक है, रीजन है आपका द वैक्यूम बिटवीन डबल वॉल्स। देखो जो यहाँ के बीच में वैक्यूम था ना, यहाँ के बीच में जो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो आपका ऐसे आगे ट्रेवल तो कर नहीं पाएगा, हीट तो ट्रेवल कर नहीं पाएगा, ठीक है। कंडक्शन प्रिवेंट कर देता है, कन्वेक्शन भी प्रिवेंट कर देता है। बाकी सिल्वर जो वॉल होता है ना आपका बाहर की तरफ कोटिंग जो होती है, सिल्वर कलर की जो कोटिंग होती है वो रेडिएशन भी आपका कम कर देता है, बहुत कम कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से रेडिएशन की वजह से भी नहीं हो पाएगा आपका। तो इसका मतलब क्या है, हाँ आपका रीजन भी ठीक है, इनके बीच का गैप और इसकी कोटिंग की वजह से आपका जो थर्मस फ्लास्क होता है वो बहुत देर तक पानी को ठंडा या गर्म रख सकता है, बहुत ही देर तक, ठीक है, जो कंडक्शन को भी, कन्वेक्शन रेडिएशन तीनों को आपका हटा देगा, वो ये प्रिवेंट कर देगा। इसका रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो क्या आएगा आपका ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आपका एक कार्नेट इंजन है जो कि ऑपरेट कर रहा है टेम्परेचर T1 T2 पे, जिसकी एफिशिएंसी कितनी 1/6 और T2 की एफिशिएंसी 62 बाय कम कर दिया हमने, एट इंक्रीज 1 to 3। आपके दो कंडीशन है, एक जब इसका एफिशिएंसी 1/6 हो गया, इसका जब एफिशिएंसी 1/3 हो गया, द वैल्यू ऑफ T1 and T2। तो आपका कार्नेट इंजन का एफिशिएंसी क्या होता है 1 माइनस, देखो कार्नेट इंजन का जो एफिशिएंसी क्या होता है 1 माइनस T2/T1। पहले इसकी एफिशिएंसी कितनी थी, पहले आप कंडीशन लगाओगे ये वाली जो कि 1/6 1 माइनस T2/T1। तो अगर मैं इसका लूंगा तो ये क्या चला जाएगा, ये T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1/16। तो ये क्या चला गया आपका T1 प्लस T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा आपका 16 और ये क्या हो जाएगा आपका T1 के इक्वल, ठीक है। तो वही बात है आपका कि इसका जो एक पहले इक्वेशन ये बना आपका, दूसरा जो इक्वेशन है इसके लिए वो क्या होगा, अब जो T2 था ना, T2 को हमने कम कर दिया कितना 62 केल्विन से हमने कम कर दिया, तो इसकी एफिशिएंसी कम होकर कितनी हो गई आपकी T2 को। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस T2/T1। अब T2 को हमने क्या कर दिया 63 डिग्री कम कर दिया, 63 केल्विन कम कर दिया। तो इसमें होगा क्या, सेम इसमें निकालोगे तो इसमें एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी थी 1/13। तो ये आपका करके क्या बन गया T1 माइनस T2 माइनस 63/T1। तो यहां से करके पहले तो आप T1 T2 की वैल्यू निकाल दोगे, जैसे आप T1 T2 की वैल्यू निकाल दोगे और सॉल्व करोगे तो इनका क्या आ जाएगा आपका एक रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो T2 जो होगा T2 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, T2 और T1 का रिलेशन बनेगा, रिलेशन क्या बनेगा आपका ये 5/6 इंटू T1, ये रिलेशन बनेगा इस वाले के हिसाब से
5/6 यहाँ से रिलेशन बनेगा T1, और जब हमने T1 निकाला है तो T1 कितना निकलता है आपका, T1 आपका निकलता है, T1 निकलता है आपका 372। अगर मैं T1 की जगह 372 पुट करूंगा, उसको 5/6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा, इसको करेंगे अगर हम 3 6 6 जा 36 और 2 जा, इसको मैं करूंगा तो क्या आएगा 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 30 31 310। इसका आंसर आ रहा है आपका, एक आएगा 372, एक आएगा 310, 372 और 310। तो इसका आपको ना दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एक बाय 1/6 कंडीशन को लेकर के एफिशिएंसी और एक बाय आपके 1/3 कंडीशन को लेकर के एफिशिएंसी। दोनों की जो वैल्यू आएगी वो आपको इसमें पुट करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपको ये पुट करना है, एफिशिएंसी इक्वल टू 1/1 माइनस T2/T1, ठीक है। The following statement about the black body is correct. It is a perfect black reflector of radiation. It emits radiation of all even specific wavelength. It is a perfect absorber of all wavelength of incident radiation. It is its emissivity is 0. अब क्या बोला गया कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए करेक्ट क्या है। देखो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो होता है ना, कोई भी रेडिएशन आए इस पे, कोई भी रेडिएशन, किसी भी वेवलेंथ रेडिएशन आए, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, सबको ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी क्या है आपका ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब सब कर लेता है, सब एब्जॉर्ब कर लेता है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, किसी भी वेवलेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, बट उसमें वो स्टेटमेंट नहीं दे रखा, बट इसमें ये दे रखा है कि किसी भी वेवलेंथ की लाइट को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और किसी को भी एमिट नहीं करेगा। इसकी वजह से क्या होता है, आपका परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है, अच्छा एब्जॉर्ब होता है आपके हीट का, ठीक है। तो क्या होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट Cp। देखो आपका क्या क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि स्पेसिफिक हीट जो है आपका कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर Cp माइनस Cv आपका हमेशा क्या होता है, कुछ वैल्यू होती है ना, कांस्टेंट होती है, बट Cp हमेशा क्या होता है आपका, Cp कांस्टेंट प्रेशर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि हाँ बात ठीक भी है, ये आपका रीजन ठीक है आपका स्टेटमेंट 1। ये फॉर्मूला होता है ना, Cp माइनस इक्वल टू कांस्टेंट के इक्वल, तो Cp हमेशा आपका बड़ा होता है कांस्टेंट प्रेशर। द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cp फॉर गैस इक्वल टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। हाँ Cp माइनस Cv इक्वल टू R ही तो होता है कांस्टेंट जो होता है आपका, तो ये भी ठीक है आपका। Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है आपका R, हाँ ये ठीक है। तो कौन सा होगा आपका 1 and 2 दोनों ठीक है आपका, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2, ठीक है। तो 20 का क्या होगा, देखो ये तो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था, ये वाला जो था आपका, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था। 21 का है, अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड इन अ लिफ्ट इफ द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल बी। एक लिफ्ट है, लिफ्ट आपका नीचे गिर रहा है, जैसे जी नीचे जाता है ऐसे आपका लिफ्ट भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ग्रेविटी और फ्री फॉल की जो है वो भी ग्रेविटी, दोनों की दोनों सेम होंगी आपकी। तो टाइम पीरियड क्या होगा आपके, टाइम पीरियड जो होगा टी किसके इक्वल होता है आपका 2πL/g। अब यहां पर देखो, यहां जो आपका टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का क्या होता है, जी पे डिपेंड करता है, बट इसकी ग्रेविटी जो है, इसकी जो ग्रेविटी के साथ ही नीचे खींच रहा है और जो ग्रेविटी आपके लिफ्ट की, दोनों सेम है आपके, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, ये और ये दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। इसके वजह से यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। तो इसका होगा क्या फिर, टाइम पीरियड क्या होगा आपका, अगर हम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट ही तो हो जाएगा वो। अब देखो ना यहाँ पर जो जी की वैल्यू है, टाइम पीरियड जो होता है क्या होता है 2πL/g, एल क्या होता है आपका इफेक्टिव लेंथ और जी क्या होता है ग्रेविटी, ऑब्वियसली बात है। तो अगर यहाँ पर फ्री फॉल हो रहा है तो लिफ्ट की ग्रेविटी, लिफ्ट का जो एक्सेलेरेशन है वो भी जी के इक्वल होगा, और जो जी है वो तो इक्वल होगा, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका टाइम पीरियड इसका इनफाइनाइट हो जाएगा आपका। तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन 22 कहता है द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूज्ड रिगार्डिंग साउंड वेव्स। साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर। साउंड वेव जो होते हैं आपके एयर में
क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल नेचर के होते हैं क्या? देखो लॉन्गिट्यूडनल वही तो होता है कि जो कि आपका कैरी करता है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको और उसको प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसे ही तो जाता है आपका, जैसे आपका प्रोपगेशन हो रहा है डायरेक्शन, तो ये आपके पैरेलल जाते हैं ऐसे। हाँ लॉन्गिट्यूडनल होता है तो ये ठीक है आपका। द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ एयर एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जो साउंड का स्पीड होता है वो आपके एयर के ना तो प्रेशर पे डिपेंड करता है ना तो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हाँ स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, वो तो ठीक है, इतने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो ज्यादा स्पीड होगी उसकी, बट प्रेशर या टेम्परेचर पे आपका डिपेंड नहीं करता वो। ठीक है, तो ये भी ठीक है आपका, दोनों स्टेटमेंट से आपके बोथ 1 और 2 दोनों के दोनों आपके ठीक है। ठीक है, अब क्या है, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ दे रखा है आपको 1 मीटर और मास दे रखा है आपका 5 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर -3 से, तो क्या बन जाएगा आपका 1 किलोग्राम बन जाएगा। 500 क्योंकि हमें किसमें करना है, ऐसे यूनिट में। ठीक है, टेंशन है जो आपके स्ट्रिंग में, टेंशन है आपका जो फोर्स है तो खींचते हैं नीचे की तरफ, वो क्या आपका 8 न्यूटन। ठीक है, वेलोसिटी बताना ट्रांसवर्स वेव जो आपका स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगा, वेलोसिटी बताना। देखो लेकिन वेलोसिटी के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, वेलोसिटी आपको मालूम होना चाहिए इसकी डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है इसका, मास अपॉन में इफेक्टिव लेंथ। मास कितना था इसका 510 की पावर -3 और लेंथ कितना था इसका 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 510 की पावर -3 इंटू इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास क्या होती है केजी और क्या होता है केजी पर मीटर। ठीक है, तो मास जो डेंसिटी आई इसकी क्या है, उसकी मास अपॉन लेंथ जो क्या है आपका 5 × 10 की पावर -3 और क्या है आपका नीचे क्या था लेंथ, जो कि लेंथ कितनी थी आपकी 1, वो तो ऐसे हो गया आपका। बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी आता है आपके वेव का टेंशन अपॉन में डेंसिटी, टेंशन अपॉन में डेंसिटी। टेंशन कितना था इसका, टेंशन था आपका 8, अगर मैं इसको सॉल्व करूं टेंशन था आपका 8 और ये कितना था आपका 5 × 10 की पावर 3, ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका ये 8000 अपॉन में 5 कट रहा है 1600 में, 16 बार में जाता है ना, 16 5 80। तो आंसर क्या है आपका, वेलोसिटी जो आया वो आया √1600। वेलोसिटी कितना आया इसका, वेलोसिटी कितना आएगा आपका 40, 1600 का क्या होगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या है आपका 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। ठीक है, बस इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजी हैं। ठीक है, बस आप फॉर्मूला याद रखो। नेक्स्ट है द पिच ऑफ द सायरन emitted by a moving police car appears higher to a stationary observer when it approaches him। ऑब्वियसली बात है, जैसे मान लो ये ऑब्जर्वर है, यहां पर आपका पुलिस का गाड़ी यहां पे आ रहा है, देखो वेलोसिटी भी इसकी इधर ही है, मतलब गाड़ी की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी इधर है और साउंड की वेलोसिटी भी इधर है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पिच जो होता है सायरन का वो ज्यादा हायर सुनाई देता है, जो कि स्टेशनरी है, बिल्कुल स्टेशनरी है। ये डॉपलर इफेक्ट की बात करें स्टेशनरी है। आप देखो इसको ज्यादा क्यों सुनाई देगा, क्योंकि एक तो ऑब्जर्वर की स्पीड भी डायरेक्शन में और साउंड की स्पीड भी डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा सुनाई देगा। तो हाँ ये बात ठीक है आपका, असर्शन ठीक है। रीजन अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट द एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस व्हेन द सोर्स अप्रोचेस द ऑब्जर्वर। हाँ बात भी ठीक है, जब आपका सोर्स है जहां से आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जब ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो हाँ साउंड की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, डॉपलर बोलता है। और इसका रीजन भी है और रीजन ठीक भी है, दोनों ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्या जाएगा आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, एनालिसिस एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो स्टेटमेंट एक आपका ऑप्शन ए क्या आपका ठीक स्टेटमेंट है, ऑप्शन है। ठीक है, बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना, कौन सा आपके फॉलोइंग फेनोमेना जो है वो आपके साउंड वेव्स के थ्रू एग्जिबिट नहीं हो सकता। तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, इंटरफेरेंस भी होता है, पोलराइजेशन नहीं होता, स्प्लिट थोड़ी ना होता है आपका वो। बाकी सारे लाइट, ये सब आपके लाइट में होता है, पोलराइजेशन आपके लाइट में होता है, बट आपके साउंड वेव्स में नहीं होता। 26 का आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टोटल रिफ्लेक्शन, द लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू एयर मीडियम। देखो हाँ लाइट PIR होने के लिए लाइट को डेंसर से एयर में जाना चाहिए, ये आपका बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल एंगल,
एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए आपके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए। देखो एंगल ऑफ अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तभी वो रिफ्लेक्ट बैक होगा आपके सेम फेज में। बट ये स्टेटमेंट आपका गलत है। एंगल क्रिटिकल एंगल क्या होता है? एट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्टेड एंगल शुड बी 90 डिग्री। अगर इससे ज्यादा एंगल रिफ्लेक्शन तभी आपका TIR होगा, वरना नहीं होगा। बट इसमें तो कम लिखा हुआ है, तो आपका एक ही स्टेटमेंट ठीक है, ओनली ऑप्शन 1 करेक्ट। कौन सा आपका? ओनली ऑप्शन 1, ठीक है। assertion है a convex or mirror is always used as rear view mirror in vehicles। आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा यूज करा जाता है रियर मिरर में, हाँ, क्योंकि वो आपके ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है, तो हाँ ठीक है। अ कॉन्वेक्स मिरर यू फॉर्म्स एन इरेक्ट डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज दस प्रोवाइडिंग अ वाइडर व्यू ऑफ फील्ड। हाँ वही बोला मैंने आपको कि आपका इमेज छोटा करके दिखाता है, इरेक्ट मतलब सीधा दिखाएगा, ये नहीं कि आपका उल्टा दिखा रहा है, इन्वर्टेड नहीं दिखा देगा, इरेक्ट दिखाएगा और छोटा करके बड़ा सा बस वो भी छोटा दिखेगा आपके मिरर में। दैट इज वाई आपका assertion भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का, ठीक है। नेक्स्ट है टू थिन लेंसेज ऑफ पावर्स 5D एंड 2D आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखो एक तो क्या है 5D, पावर का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन फोकल लेंथ, फोकल चला जाएगा ऊपर और पावर जाएगा नीचे। 5D ये क्या होता है आपका? मीटर्स में होता है ना, बट इसको अगर हम डिवाइड कर लेंगे ऊपर 100 से तो क्या हो जाएगा आपका 20 बार में, तो उसका पोल लगेगा 25 सेंटीमीटर। और इसका पावर क्या है आपका? इसका पावर है आपका 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मतलब 100। ये क्या हो जाएगा आपका 5 और 0 50। ये क्या है आपका माइनस का 50 सेंटीमीटर, क्योंकि पावर क्या आपके माइनस में है, तो ये क्या आएगा -50 सेंटीमीटर। अगर मैं इन दोनों का फोकल लेंथ निकालूंगा, तो आपका क्या निकलेगा? अगर इन दोनों का मैं फोकल लेंथ निकालूंगा तो क्या होगा आपका देखो कि पहली बात तो इसका आपको रेसिप्रोकल में लेकर के 1 अपॉन में F1 प्लस F2 करना पड़ेगा। अगर आप दोनों को F1 लेकर F2 करके करोगे भी तो क्या होगा आपका? इन दोनों को बस ऐड करते देना, रेसिप्रोकल लेकर के ऐड कर दो खाली आप, तो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका इनका 100, ठीक है, 1 अपॉन फोकल। और ये क्या हो जाएगा आपका 50 माइनस 20 मतलब 30। अगर इसको रेसिप्रोकल करोगे तो F चला जाएगा ऊपर और ये क्या जाएगा नीचे। 100/30 मतलब 3/10, 10/3 मतलब। तो आपका अगर आप देखोगे इस कंडीशन में आपका, अच्छा ये एक और 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा, क्योंकि इसका साथ एक और 0 था ना, ये 5-2 नहीं था ये आपका, हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 100/3 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? ये 33.3 ऐसे चलता रहेगा। तो आपका ये प्लस में आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। इसको आप एलसीएम लोगे, एक 50 का 20 का इसको करते जाओगे तो आपका एलसीएम के साथ जो भी आएगा उसके साथ आप करो और आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। When white light passes through a glass prism, which color deviates the most? सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है? तो आप लिखोगे विबग्योर के बारे में। विबग्योर, रेड सबसे कम मुड़ेगा, वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ेगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसका और स्कैटरिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए आपका सबसे ज्यादा जो आपका डेविएट होगा वो क्या होगा आपका वायलेट, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है और स्कैटरिंग पावर बहुत ही ज्यादा होती है। इसकी वजह से इसके स्पीड जो होगी, स्पीड वो बहुत ज्यादा वेरी करेगी, इसकी वजह से डेविएट भी ज्यादा करेगा आपका ही। Consider the following statements about optical fibers. They work on the principle of total internal reflection. हाँ, आपके ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं आपके TIR टोटल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ये आपका स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स में आपके इंटरनेट की केबल जो होते हैं TIR पे आपका काम करता है, जो कि ठीक है।
नेक्स्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज स्ट्रिक्टली लेसर देन दैट ऑफ क्लैडिंग। आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर का वो क्लैडिंग से कम होता है, नहीं ये ज्यादा होता है, आपका इनकरेक्ट है। तो क्या जाएगा आपका 1 ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट है द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 डबल्ड, इनके बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, के Q1 Q2 अपॉन में R² होता है नॉर्मली, बट हमने क्या कर दिया, हमने डिस्टेंस कर दिया डबल, तो 2R, ये क्या हो जाएगा आपके R के जगह पे क्या हो जाएगा 2R, के Q1 Q2 अपॉन में 2R का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपके 4R²। तो पहले के मुकाबले कितना हो गया आपका ये 1/4, जो अब जो फोर्स बनेगा क्या बनेगा आपका 4 हो गया ना डिवाइड आपका, तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ डायरेक्शन का, के Q1 Q2 बाय R²। अब R के जब आप क्या कर दोगे 2R का होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये R² तो R² रहेगा, ये क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा, तो 1/4 बन जाएगा पहले के मुकाबले 1/4। ठीक है, असर्शन है आपका नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉसेस ईच अदर। आपका असर्शन में बोला हुआ है कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में क्रॉस नहीं करते, अगर क्रॉस करेंगे तो उसका मतलब एक ही पॉइंट पे उसके दो डायरेक्शन होंगे जो कि इम्पॉसिबल है, तो ये ठीक लिखा हुआ है आपका। रीजन इफ दे क्रॉस देयर वुड बी 2 डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इम्पॉसिबल, ये रीजन भी आपका ठीक है। अभी मैंने आपको बताया अभी कि रीजन में अगर एक ही पॉइंट पे 2 अलग अलग डायरेक्शन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता। सेम आपके मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी कह सकते हो आप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ चार्ज कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक चार्ज कंडक्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है, चार्ज कंडक्टर उसको हमने चार्ज करके उसको हमने इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाल दिया। तो नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। देखो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो 0 ही होगा, वो तो चाहे आप कहीं भी रखो अंदर तो 0 ही रहता है, तो स्टेटमेंट आपका ठीक है। द एंटायर चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द कंडक्टर, और ये भी हमने पढ़ा है कि जो पूरे चार्ज जो होते हैं आपके कंडक्टर के सरफेस पे ही होता है, इंटरनली 0 होता है वो, ये भी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है आपके, बोथ 1 और 2। ये तो हमें पहले भी मालूम है कि कंडक्टर के अंदर जो होता है वो आपका 0 ही होता है और कंडक्टर के सरफेस पे ही होता है जो भी होता है आपका, ठीक है। आपके 3 कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड के ईच आर करंट इन सीरीज देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो अगर सीरीज में लगाया गया है तो आप क्या कर दोगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 कर दोगे, ठीक है। और आपका ऑप्शन देखो आपके कैपेसिटेंस में क्या आता है, कैपेसिटेंस में आपका आता है नॉर्मली, कैपेसिटेंस में आपको क्या आता है नॉर्मली, इसको हम सीरीज को पैरेलल में कर देते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम क्या आ जाएगा 3/3 जो कि 1 आ जाएगा, तो 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा आपका, 1 के इक्वल आ जाएगा, ऑप्शन सी। कैपेसिटेंस में आपका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ठीक है, कैपेसिटेंस में 3/3 1 आ जाएगा, मतलब सॉरी ये वाला आ जाएगा आपका, लिखा मैंने 3/3 1 ही है, 1 आएगा इसमें आपका, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटेंस जो होता है आपका वो आपके सीरीज में जो होता है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल काम करता है, ऐसा आप रेजिस्टेंस का पैरेलल काम कर रहा था, ठीक है। तो आ जाएगा आपका ऐसा, द वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ओवर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है आपके, जहां पे सारे चार्ज कहीं भी होता है वहां पे 0 ही होता है, मतलब सरफेस जो होता है वहां पे काम करने का जो दर होता है या आपके जो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो आपके इक्वली जाएंगे, तो वहां पे काम जो करोगे आप, काम कुछ होगा ही नहीं वहां पर। काम क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो भी वहां पे डिस्प्लेसमेंट होनी थी वहां डिस्प्लेसमेंट होगी ही नहीं, जब डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं तो आपका वर्क डन क्या होगा आपका 0, ठीक है। नेक्स्ट है द किरचॉफ्स करंट लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स लॉ जो होता है क्या आप लॉ आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के इक्वल है, तो हाँ अगर आप देखोगे कि जितना भी आपका करंट आ रहा था I1 I2 और I3 जितना भी आपका लीव करता है I3 I4 मान लो और I5 मान लो उसके बराबर होता है, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू होता है I4 प्लस I5। तो हाँ चार्ज तो कंजर्व हो ही रहा है ना आपका, तो हाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है आपका, जो कि ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या आपके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी काम करता है आपका, तो हाँ पूरे सर्किटल में आपका जो क्लोज सर्किट में जो वोल्टेज होता है क्या होता है आपका कंजर्व रहता है, तो हाँ दोनों आपके ठीक है, करेक्ट क्या आपका बोथ 1 और 2, ठीक है।
अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, लेंथ क्या हो गया आपका, लेंथ जो था वो आपका 12 हो गया, एल डैश, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, देखो अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, तो आपका रो जो था हमें क्या निकालना, न्यू रेजिस्टेंस निकालना है, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, आर क्या था आपका, रो एल बाय ए, और आपका जो नया आर डैश बना वो क्या बना आपका, रो तो वही रहेगा, एल क्या हो गया था आपका 12 और ए द न्यू रेजिस्टेंस, ए भी यही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया था आपका 12 हो गया था, ये क्या हो गया था आपका 12। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा तो क्या क्या कट जाएगा, क्या क्या बच जाएगा आपका, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा तो एल से एल कट गया, खाली इसमें आपका 2 बचेगा, खाली इसमें आपका क्या बचेगा 2, ठीक है। बट है क्या आपका इसमें, अगर आपका लेंथ डबल हो जाएगा तो आपका एरिया क्या होगा, अगर आपका लेंथ डबल हो जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया भी क्या हो जाएगा आपका, लेंथ डबल हुआ तो आपका एरिया भी क्या हो जाएगा, एरिया आपका हाफ हो जाएगा ना। अगर मैं लेंथ डबल कर रहा हूं ताकि इसको अपना वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो इस एरिया भी क्या हो जाएगा a/2, तो ये 2 भी क्या चला जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा, तो क्या जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो नया जो ये जो बना आपका, ये बना आपका 4 रो एल बाय ए, ये रो एल बाय ए क्या था आपका, पुराना रेजिस्टेंस है ना पुराना, तो आर डैश जो बना क्या बना आपका 4R बना, आर की वैल्यू क्या थी आपकी 10, तो क्या बन जाएगा आपका 40, तो आर डैश क्या बना आपका 40 ओम। आप एक बात समझो, आपके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए अगर लेंथ बढ़ेगा तो आपका एरिया भी हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए, तो ए नहीं लिखेंगे हम, खाली a/2 कर देंगे इसको, a/2, 2 पर चला के मल्टीप्लाई हो गया तो 2 पर पहले से था ही, और ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा 40 ओम्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कि द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, अगर हम सेमीकंडक्टर का करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डोपिंग करने से उसके जो जंक्शन और होल है वो आपस में इंक्रीज हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, मतलब घट जाएगा ना। अगर आपके पोल्स बढ़ जाएंगे आपके तो रेजिस्टेंस का तो कम हो जाएगा, ठीक है। रीजन एट हाई टेम्परेचर मोर इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर्स आर जनरेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपके जनरेट करेंगे जिसकी वजह से चार्ज कैरियर डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एसेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपको क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। The resistance of an ideal voltmeter and ideal ammeter should be respectively, रेजिस्टेंस जो होता चाहिए क्या होना चाहिए आपका, देखो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए आपका इंफिनिटी, और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए आपका 0, ताकि हल्का सा डिफ्लेक्शन हो तो आपका शो कर ले, तो क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन ए इंफिनिटी एंड 0। वोल्ट मीटर का तो इंफिनिटी होना चाहिए, क्योंकि वोल्ट मीटर में हम क्या नापते हैं, हम दो एक फिक्स पॉइंट में रख करके नापते, पैरेलल लगाते हैं ना, तो फिक्स पॉइंट पे रख के नापते हैं, इसलिए इसको इंफिनिटी होना चाहिए। और एमीटर को हम सीरीज में लगाते तो 0 होना चाहिए, ताकि छोटा सा भी डिफ्लेक्शन हो तो हमें मालूम चल जाए, थोड़ा भी बड़े घटे तो हमें मालूम चल जाए। Consider the following statement regarding resistivity of the material. It depends on dimension, length and cross section area. तो आपका resistivity जो है, देखो resistivity किस पे डिपेंड करता है, R इज इक्वल, देखो R का फॉर्मूला क्या था, R का फॉर्मूला था रो L बाय A, तो अगर हम ये निकालें तो क्या हो जाएगा आपका रो A बाय L, R A बाय L, तो क्या बोल रहा है कि आपका लेंथ इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। देखो कहने को फॉर्मूले के हिसाब से आपके रेजिस्टेंस और एरिया पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी ना आपकी प्रॉपर्टी होती है, आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि इस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है आपके नेचर पे डिपेंड करता है, ये वाला ठीक है, आपके टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी होती है आपकी मटेरियल की, ना कि कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपके 2 ओनली आएगा इसमें, करेक्ट, क्या आपके खाली 2 ओनली। नेक्स्ट है चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लीड टू एक्सपीरियंस। देखो चार्ज पार्टिकल मूविंग जा रहा है पैरेलल, आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जा रहा है ये, तो आपका क्या फील करेगा ये, ए चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इस पर, आपका मैग्नेटिक फोर्स इस पर आपको कितना लगेगा, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल, अगर पैरेलल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर ये थोड़ा सा भी एंगल होता ना ऊपर या नीचे, पैरेलल 180 तो क्रॉस कर जाएगा, तो इस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं आपका। बट
अगर थोड़ा सा भी एंगल होता ऊपर या नीचे तो उससे फोर्स लगता था, आप या तो ऊपर की तरफ जाता है नीचे की तरफ जाता, बट अगर पैरेलल जा रहा है तो एंगल तो 180 हो गया ना, अगर एंगल 180 हो गया तो फिर तो आपका फोर्स लगेगा ही नहीं। Consider the following statement regarding Earth's magnetism. The angle of dip of the magnetic field is 0. The angle of dip at the magnetic field क्या होगा आपका 0। तो होता क्या है कि आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड पे ना, डिप पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 0 होता है, हाँ बीच में आपका क्या होता है बिल्कुल 0। द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ कोइंसाइड परफेक्टली विद ज्योग्राफिकल पोल्स। देखो आपके ज्योग्राफिकल पोल के हिसाब से अलग होता है, जैसे मान लो आपके नीचे नॉर्थ है ये साउथ है, तो वो क्या हो जाएगा जो आपके अर्थ का बारमेंट है वो आपके ज्योग्राफिकल साउथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। तो आपके कोइंसाइड नहीं करता, आपका ज्योग्राफिकल पोल के हिसाब से परफेक्टली कोइंसाइड नहीं करता, डिफरेंट होता है। तो हाँ पहला ठीक है दूसरा गलत है, ओनली वन, क्या आपका ऑप्शन ए। 43 है assertion में ट्रांसफॉर्मर्स कैन ऑपरेट ओनली ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफॉर्मर जो होता है आपके ऑपरेटिंग करंट ऑल्टरनेट करंट पे करता है, हाँ क्योंकि उसमें इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, तो हाँ वो एसी पे काम करेगा क्योंकि उसका फेज चेंज होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए, तो हाँ इस पे काम करता है ऑल्टरनेटिंग पे। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन नेसेसरी टू इंड्यूस, हाँ ऑब्वियसली बात है, अभी हमने बात का इंडक्शन की बात की, तो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कर पाए आपके कॉइल में। और असर्शन तो ठीक है ही, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। जैसे मान लो आपका कोई प्राइमरी कॉइल है, इसमें आपके कुछ और इसमें आपके कुछ कॉइल्स हैं आपके, तो इसको इंड्यूस करने के लिए आपका इंडक्शन होने के लिए आपका ऑल्टरनेट करंट ही होना चाहिए। डायरेक्ट करंट आपका ईएमएफ फोर्स को या इंडक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं कर सकता। तो असर्शन तो ठीक है, रीजन भी ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। assertion है लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो लेंज लॉ होता है क्या वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का होता है? तो हाँ लेंज लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर काम करता है। इसका रीजन क्या था? इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस। देखो जैसे कि आपका हम नॉर्थ साउथ ले जा रहे हैं, यहां पर आपका एक वायर है जो कि करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर हम बार बार ऐसे मूव करेंगे तो ये बार बार ना आपके मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड को कम करना चाहेगा लेंज लॉ, जो कि हाँ ठीक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है जो कि प्रोड्यूस करता है, मीनिंग मैकेनिकल मस्ट वर्क बी डन अगेंस्ट ऑपोजिशन। हाँ तो बोल रहा है कि मैकेनिकल, देखो ये मैकेनिकल वर्क हो रहा है और ये इसको अपोज कर रहा है, तभी तो अगर इसको अपोज नहीं करेगा तभी तो इसका एनर्जी जीरो होगा। अगर अपोज करना बंद करेगा तब तो मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अपोज करता है तो इसका कांस्टेंट रहता है, तो रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप कैसे प्रोड्यूस होते हैं? कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेट करता है, स्टेशनरी है या जैसे भी है, तो कैसे आपका ये करेगा? तो देखो अगर कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल है, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? आपका EMW प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोथ आपका दो चीज प्रोड्यूस करेगा आपका, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों प्रोड्यूस करेगा आपका ये, ठीक है। 46 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। है पहले, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो देखो जो भी आपका एनर्जी आया था h म्यू, हाँ फ्रीक्वेंसी पे आपका डिपेंड करता था क्या ये? तो आप कहोगे कि हाँ आपका जो था ये वो आपके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड, आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो हाँ आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता तो है। तो देखो ना इसमें फ्रीक्वेंसी आता है h इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू h म्यू होता है ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है करता है द फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द लाइट। हाँ कितना लाइट आपका इंटेंसिटी उसकी ज्यादा है तभी तो उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तभी तो उस पर ज्यादा इंटेंसिटी निकलेगी ना। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है आपके, पहला भी और दूसरा भी। तो पहले तो इतनी एनर्जी चाहिए उसको h म्यू क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितनी लाइट उस पर गिर रही है। अगर ज्यादा लाइट गिरेगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा? सी। In a nuclear fission reaction, the total mass of the product is slightly less than the total mass of the reactants. बोला गया है कि आपका न्यूक्लियर फिजन में जो टोटल मास है प्रोडक्ट का वो थोड़ा सा लेस होता है जो कि रिएक्टेंट का था।
अब ये बोला, हाँ बात तो ठीक है, जो आपका जो प्रोडक्ट होता है ना उसका थोड़ा सा लेस हो जाता है रिएक्टेंट का, क्यों? क्योंकि ब्रेक करने में जो एनर्जी लगा है वो आपका ऑब्वियसली कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो हाँ ये ठीक है आपका। द मिसिंग मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। हाँ ऑब्वियसली उसको ब्रेक करने के लिए उसका मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इक्वल टू mc स्क्वायर है उस प्रिंसिपल के हिसाब से। तो हाँ असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्या जाएगा आपका? बोथ ए एंड आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपका, ठीक है। 48 episode of the following series of the hydrogen spectrum lies entirely in the visible region। देखो तो विजिबल रीजन में आपका इंटायरली कौन आपका करता है? वो आपके बार्मर सीरीज में होता है, ठीक है, जिसमें आपका क्या बनता है? विजिबल रे ऑफ लाइट बनती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। इसमें आपका विबग्योर भी आता है एक तरह से आप कह सकते हो। तो इसमें आपका विजिबल रे ऑफ लाइट बनता है। बाकी आपके अगर बार्मर सीरीज के ऊपर चला गया नीचे चला गया तो आपके एक्सरे बन जाता है, यूवी बन जाता है, इंफ्रारेड बन जाता है, जो कि हम देख अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। बट बार्मर सीरीज में आपको क्या बनता है? विजिबल रीजन वाला लाइट बनता है, ठीक है। और 9th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, दे आर फॉर्म्ड बाय डोपिंग अ प्योर सेमीकंडक्टर विद अ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो बोला गया है कि आपका जो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है क्या पेंटावेलेंट बनता है? पेंटावेलेंट बनेगा तो उसके पास एक एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। पी टाइप में तो हमें चाहिए बेसिकली, तो वो क्या बनता है आपका? 3 बनेगा, 4 बनेगा, बेसिकली आपकी 3 बनता है। ये पेंटा 5 वैलेंट नहीं बनता, वो टेट्रा मतलब वो ट्राइवेलेंट बनता है, टेट्रावेलेंट से भी एक कम। तो ये तो आपका इनकरेक्ट है। होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसमें जो होते हैं आपके होल्स होते हैं वो आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं, तभी आपका वो क्या बनता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, जिसमें अगर आपका एन टाइप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है तो आपका एन टाइप बन जाएगा, लेकिन अगर आपके होल्स हैं तो क्या बन जाएगा आपका? पी टाइप। ये ठीक है, स्टेटमेंट में आपका खाली दूसरा ही ठीक है, तो 2 ओनली आ जाएगा, 2 ओनली। नेक्स्ट है आपका द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमेना था वो किन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था आपके? तो वो थे आपके हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके बेसिकली क्या काम करा था? रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमेना था उसकी डिस्कवरी करी थी उन्होंने, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपका सी। तो बेसिकली हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन करे आपके 1 से लेकर 50 तक, ये आपके बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस थे। इसमें आपने देखा कि आपके मोशन हो गए, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका मैग्नेटिज्म हो गया, आपका प्रोजेक्टाइल हो गया, आपके रेडियो एक्टिविटी हो गया, आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गए, वेव्स हो गए, ऑप्टिक्स हो गए, हर टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। बट मेजॉरिटी आपने देखा कि कुछ उसमें न्यूमेरिकल्स भी थे, जो कि हाँ आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जा भी रहे हैं आजकल, ठीक है, और वैसे भी पूछे जाते ही हैं, तो हमें न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है। आपके कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे। आपके असर्शन रीजन, देखो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको डिफिकल्टी होती है करने में, तो आप ट्राई करना, क्योंकि असर्शन रीजन में आपको कंफ्यूजन होती है कि अच्छा ये हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हो सकता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे इसमें जिसमें आपके करेक्ट बताना था कि कौन से करेक्ट है नहीं है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी एग्जाम्स में। तो अगर आपका बेस क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन सारे आराम से कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगी आपको। तो आप ध्यान रखना कि आपको एक बेसिक नॉलेज लेकर के जाना, उसी के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। बाकी इसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते फिर आपसे हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।